हेलो एवरीवन। हम लोग रक्त व स्रोतस की व्याधियां पढ़ रहे थे, जिसमें अपना फर्स्ट टॉपिक हो चुका है कामला, और आज आपका सेकंड टॉपिक है रक्तपित्त। रक्तपित्त आप निदान स्थान के अंदर भी पढ़ोगे, चरक पूर्वार्ध में, और यहाँ भी पढ़ रहे हो। और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो यहाँ पूछा जाएगा आपसे या चरक के अंदर पूछा जाएगा। तो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। रक्तपित्त। अब पहले कोई भी अपन डिजीज पढ़ते हैं, तो जैसे आम वात पढ़ा, रक्तपित्त पढ़ा, नेक्स्ट आएगा वात रक्त। तो कुछ कुछ डिजीज हैं वो उनके नाम से ही क्लियर होती हैं। जैसे कि रक्तपित्त है, अब आप इसको डिवाइड कीजिए 2 पार्ट में। एक हुआ रक्त और एक हुआ पित्त। यानी कि अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं भी जानते, तो भी अगर आपने नाम सुना रक्तपित्त, तो आप इतना तो पहचान ही सकते हो कि इसके अंदर इन दो चीज का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। किसका? रक्त का और पित्त का। कहीं ना कहीं जो अगर हम दोष की बात करें कि कौन से दोष से होगी ये व्याधि, तो पित्त तो होगा ही होगा। अब इसके अंदर होगा क्या, ऐसी क्या इसकी पैथोलॉजी होगी जिससे इसको नाम रक्त पित्त दिया गया, उसका अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले है इसकी निरुक्ति। रक्त नाम से ही इसकी निरुक्ति क्लियर होती है। रक्त युक्तम पित्तम रक्त पित्तम। मतलब अब आपको याद इसके अंदर ये रखना है कि जैसे आपको बोला जाए, इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछ ले रक्तपित्त क्या है, तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी से ब्लड है बाहर आ रहा है। किसके थ्रू? चाहे वो नेजल हो रही हो, चाहे वो एनल हो रही हो, यूरिनल हो रही हो, चाहे कंप्लीट थ्रू आउट बॉडी हो रही हो, लेकिन ब्लड बाहर आ रहा है बॉडी से। अब वो ब्लड ऐसे ही बाहर नहीं आ रहा। इस डिजीज में जो भी रक्त बाहर निकलेगा, वो कैसे बाहर निकलेगा? वो निकलेगा पित्त से दूषित होकर के। यानी कि आपको इतना सारा पढ़ा दिया गया है, तो उसमें आपको अब तक ये तो क्लियर होगा, जैसे मैं अभी तक बोलती आ रही हूँ, कि पित्त का सीधा सीधा कोरिलेशन होता है रक्त से। अगर दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव की भी हम बात करते हैं, तो पित्त का आश्रय कौन सा होता है? रक्त होता है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, पित्त भी उष्ण स्वभाव का, रक्त भी उष्ण स्वभाव का। यानी कि अगर पित्त की विकृति हो रही है, तो रक्त की भी विकृति होगी। क्योंकि एक चीज इसके लिए आप याद रख सकते हो, पित्त और रक्त भाई भाई। अगर आपको बोल दिया गया कि पित्त दूषित है, तो वो जरूर क्या करेगा? रक्त को दूषित करेगा। अब यहाँ पर पे कैसे दुष्टि हुई, रक्त के साथ क्या हुआ, पित्त ने क्या किया, वो सारा संप्राप्ति के अंदर हम देखेंगे। तो रक्त युक्तम पित्तम रक्त युक्तम, यानी कि प्रकुपित पित्त निदान सेवन किया है, पित्त प्रकुपित हुआ है, और उस प्रकुपित पित्त ने रक्त को क्या किया है? दुष्टि की है, रक्त को दूषित किया है, और उसी व्याधि को हमने क्या बोला है? रक्त पित्त। ठीक है, ये तो इसकी निरुक्ति होगी। निरुक्ति में तो आपको नाम का मतलब क्लियर हो जाता है कि रक्तपित्त एक्चुअली है क्या। फिर है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्लियर होगा कि पित्त ही क्यों दूषित हुआ, या पित्त ने रक्त को ही क्यों बाहर निकाला, कैसे, क्या इन दोनों का रिलेशन है, उसकी बात करते हैं। तो संयोगात दूषणात तंतु सामान्यात गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनीष भी। मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब बोला गया यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट चीज कि जहां पर रक्त का निर्माण होता है, वहीं पित्त होता है, और रक्त और पित्त इन दोनों का गंध भी समान होती है, इनका वर्ण भी समान होता है। रंजक पित्त रंजन करने का काम करता है। उसी से यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाए कि रक्त पित्त में मेनली कौन से पित्त की दृष्टि होती है, तो आप बोलोगे रंजक पित्त की, क्योंकि रंजक पित्त क्या करता है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, रंजक पित्त क्या करेगा? यकृत और प्लीहा में रंजन कर रहा है रक्त का। तो वहां पर गंध और वर्ण, पित्त और रक्त दोनों की समान है, दोनों की तुल्य है। इसीलिए पित्त को, दूषित पित्त को, यहाँ पर लिख लीजिएगा, दूषित पित्त को क्या बोला गया है? रक्त पित्त। वापस से पढ़ते हैं। रक्त व पित्त इन दोनों का संयोग होने से, क्यों संयोग होगा? क्योंकि आश्रय आश्रयी भाव संबंध है। रक्त और पित्त दोनों का आश्रय आश्रयी भाव संबंध है, इसलिए इनका क्या होगा? संयोग होगा। तो रक्त व पित्त इन दोनों का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से, ये नेचर है, क्योंकि पित्त भी उष्ण समान समान को दूषित करता है। समान से समान की वृद्धि होती है, आपने ये सुना भी होगा,
सर्वदा सर्वभौमानां सामान्यं वृद्धि कारणम, समान से समान की वृद्धि होती है कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है तो रक्त भी बढ़ेगा या दूषित होगा। तो पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से, रक्त तथा पित्त दोनों की गंध व वर्ण में तुल्यता होने से, क्योंकि यकृत और प्लीहा दोनों के स्थान बताए गए हैं, रंजक पित्त का भी और रक्त का भी, इसलिए इस दूषित पित्त को क्या बोलेंगे हम? रक्त पित्त। ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब आपको इन केस निदान नहीं पता है तो अब आप क्या लिख के आओगे? नाम में ही ढूंढो निदान, नाम में ढूंढो पित्त। आप सारे निदान लिख के आओगे पित्त को दूषित करने वाले, पित्त को प्रकुपित करने वाले, क्योंकि रक्त पित्त में सबसे पहले पित्त का दूषित होना जरूरी है, तब, क्योंकि बिना पित्त के दूषित हुए रक्त दूषित नहीं हो सकता। पहले पित्त दूषित होगा, वो बाद में जाकर के रक्त को दूषित करेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको निदान नहीं भी पता है तो पित्त वाले निदान तो पता ही होगा, वही निदान इसके अंदर लिख के आने हैं। सबसे पहला है अम्ल द्रव्यों का अति सेवन। अम्ल का सेवन करेंगे तो पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो रक्त बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपने सुना हो अम्ल और लवण रस, ये क्या करते हैं? ये गलाने का काम करते हैं। जो भी कोई भी, जैसे अभी इसकी संप्राप्ति में आएगा, ये गलाने का काम करते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि ये उष्ण रस होते हैं। इनका वीर्य देखा जाए, अम्ल रस है, लवण रस है, इनका वीर्य कैसा होता है? उष्ण होता है। और ये अपने उष्ण स्वभाव के कारण क्या करते हैं? जो भी अपने शरीर के अंदर मांस है या क्लेद है, उनको गलाने का या उनको पिघलाने का काम करते हैं। तो अगर अम्ल द्रव्यों का अधिक सेवन कर रहे हो तो दो कारण, पहले तो ये अपनी उष्णता से पित्त की वृद्धि करेगा, दूसरा उस उष्णता से ये मांस आदि धातुओं को गलाएगा, जिससे क्या है? रक्त का अमाउंट बढ़ता है बॉडी के अंदर। आगे देखेंगे, अति आतप व मारुत सेवन से क्या होगा? आतप व मारुत सेवन से पित्त की विकृति, पित्त की विकृति तो रक्त की विकृति। गर्मी से पीड़ित होने पर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध ग्रहण करना, ये इसका निदान बताया गया है। गर्मी, उष्णता बढ़ी हुई है, वो उष्णता बढ़ी हुई है यानी कि पित्त प्रकोपित है। अब आपने ऊपर से दूध का सेवन और कर लिया तो उस पित्त की क्या हो जाती है? उसका शमन ना होकर के क्या हो जाता है? वो विकृत हो जाता है। इसलिए फिर क्या है? ब्लीडिंग, वो रक्त को दूषित करेगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद है अत्यधिक उष्ण और तीक्ष्ण अन्य द्रव्यों का सेवन। तो आप निदानों से खुद भी समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। निदान से क्या हो रहा है कि पित्त, आपने पित्त को दूषित करने वाले निदान का सेवन किया तो अल्टीमेटली जो दूषित हुआ पित्त है वो जाकर के रक्त को दूषित करेगा, और रक्त को दूषित करके क्या कहलाएगा? रक्त पित्त। फिर है इसका विकृष्ट निदान, यानी कि जो संहिताओं में बताया गया है कि आप जैसे निदान स्थान के अंदर अपस्मार निदान जो पढ़ोगे, निदान स्थान 8, उसके अंदर सीक्वेंस बताया गया है कि क्या हुआ था जब जो रुद्र से, जैसे मैंने आपको बताया था, रुद्रकोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई, और वही जो ज्वर है वो आगे जाके रक्त पित्त बना, फिर कुष्ठ ऐसे हुआ, उन्माद, अपस्मार, यानी कि जो निदान स्थान में जो 8 डिजीज बताई गई हैं वो कैसे उत्पन्न हुई हैं वो वहां बताया गया है। आपको आगे आगे हर डिजीज में बताती रहूंगी मैं। तो आपको अभी यही याद रखना है कि रुद्रकोप से, यानी कि रुद्रकोप से ज्वर आता है, ज्वर के बाद रक्त पित्त की उत्पत्ति बताई गई है संहिताओं के अनुसार। फिर है इसके पूर्व रूप, ये हुए निदान, आपको यही याद रखना है, इसमें भी मेनली पित्त को प्रकोपित करने वाले। फिर है उसके बाद पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या होगा? अब देखिए, सिंपल सी चीज है, पूर्व रूप भी कैसे होंगे? पूर्व रूप के अंदर जो भी आपको थोड़े बहुत सिम्टम फील होंगे वो कैसे होंगे? पित्त वाले ही होंगे। जैसे कि कंठ से धूम निकलने की अनुभूति। अब ये इनिशियल साइन है। इनिशियल साइन कैसे? कि पित्त प्रकोपित हो चुका है, तो पित्त के प्रकोपित होने से धूम निकलने जैसी अनुभूति या कंठ में दाह होना, क्या है? एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, वो रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स होगा तो गले में जलन या धुएं जैसी निकलने की अनुभूति। क्योंकि तीनों दोषों में अगर उष्ण की बात करी जाए, वात पित्त कफ में, तो उष्ण स्वभाव तो केवल किसका होता है? पित्त का होता है। और अगर पित्त प्रकोपित है या पित्त दूषित है तो कंठ में दाह या धूम निकलने की अनुभूति होगी। पित्त बढ़ा हुआ है तो रोगी को या जिस व्यक्ति में पित्त दूषित हो रखा है उसको उष्ण से तो क्या हो जाएगी? नफरत हो जाएगी। उष्ण सेवन का उसका मन नहीं होगा, उसको शीत सेवन की, कुछ ठंडा पानी पीने की, आइसक्रीम खाने की, ऐसी उसको इच्छा होगी।
फिर जो थर्ड है वो आपको याद रखना है, ये रक्तपित्त का स्पेसिफिक फीचर है कि अगर जैसे किसी को रक्तपित्त होने वाला है या पित्त दूषित है, तो उसकी श्वास में से गंध आती है लोह गंधी और मत्स्य गंध। स्पेशली आपको मत्स्य गंध याद रखना है कि या फिर जो ब्लड भी निकलेगा, जैसे मान लो रक्तपित्त हो चुका है और ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उस ब्लड में से भी कैसी गंध आती है? मत्स्य गंधी, मछली के समान गंध या लोह गंध उसमें से आती है। और क्या होगा उसको? वमन होगा, रिफ्लेक्स होगा। कार्डियक स्फिंक्टर जो है, वो जो दूषित पित्त है या जो पाचक पित्त, रंजक पित्त जो दूषित हो रखे हैं, वो ऊपर की तरफ निकलेंगे और कार्डियक स्फिंक्टर को रिफ्लेक्स करेंगे, जिसकी वजह से क्या है? वमन होगा उसको। भुक्त अन्न का विदाह, जब भी वो खाना खा लेगा तो उसमें विदाह होगा, विदाह की वजह से भी ये लक्षण देखने को मिलेगा, कंठ में धूम निकलने की अनुभूति। तो यानी कि जलन होगा, विदाह होगा, भुक्त अन्न का विदाह होगा। शुक्त अम्ल उद्गार, पित्त दूषित है, पित्त दूषित है विदग्ध अवस्था में, पित्त सामान्य अवस्था में नहीं है, कौन सी अवस्था में? विदग्ध अवस्था में। और विदग्ध अवस्था में जब पित्त होगा तो वो क्या करेगा? खाने का विदाह तो करेगा ही, दूसरा जो उसको उद्गार आएंगी। उद्गार के दो रीजन हो गए, जो उसकी स्फिंक्टर है वो रिफ्लेक्स की वजह से ऊपर की तरफ खुलती है, जिसकी वजह से जो दूषित पित्त स्टमक में पड़ा हुआ है वो बाहर आता है। उसके बाहर आने की वजह से देखो सुक्ताम्ल उद्गार भी होगी, गंध भी आएगी और धूम, ये सारे एक ही की वजह से ये सारे लक्षण जो है उसको फील होंगे। और क्या होगा? ये संहिताओं में अरिष्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था, अरिष्ट वाला लक्षण भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। और संहिताओं में बताया भी गया है कि जिस व्यक्ति को रक्तपित्त होता है उसको सपने में बार बार जो पित्त के, आपको ये याद रखना है पित्त कैसे कलर का होता है? मल्टी कलर का होता है। तो रक्त, नील, पीत, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाली वस्तुओं को देखेगा। क्योंकि अगर ज्योति या रूप की बात करते हैं हम, तो वो किसकी वजह से होती है? पित्त या अग्नि की वजह से। और अपने शरीर की अग्नि क्या है? पित्त है। तो इसलिए उसको स्वप्न में सारी वस्तुएं प्रकाशमान दिखाई देंगी। कैसी कैसी हो सकती हैं? रक्त, नील, पीत, किसी भी वर्ण की हो सकती हैं। पित्त का तो कोई भी कलर हो सकता है, हरिद्र हो सकता है, हरा हो सकता है, और भी कोई कलर हो सकता है। तो सपने में उसको सारी ऐसी वस्तुएं बार बार तेजस्वी और प्रकाश वाली, तेजस्वी और प्रकाश वाली यानी कि अग्नि के लिए आया है। और अग्नि अगर हम बोले तो वो पित्त के लिए बोला जाएगा। तो ये है इसके पूर्व रूप। फिर है इसकी संप्राप्ति। अब संप्राप्ति को अच्छे से समझिएगा। अगर किसी को कोटेशन याद हो जाए कर लीजिएगा, आगे काम आता है थर्ड ईयर में या फाइनल में। अभी कोटेशन की इतनी कोई जरूरत नहीं है, आप हिंदी भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। अब संप्राप्ति की शुरुआत तो आप वहीं से करोगे, निदान सेवन से। कौन से निदान सेवन? पित्तवर्धक निदान सेवन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रक्त पित्त। तो पित्तवर्धक निदानों का अति सेवन किया, ठीक है। अति सेवन करने से क्या होगा? पित्त का प्रकोप हो चुका, समझ में आता है। पित्त का प्रकोप हो चुका। अब पित्त प्रकोपित हो गया है, तो पित्त प्रकोपित हो गया है तो वो अपने समान दूष्य को क्या करेगा? दूषित करेगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर क्या किया? पित्त ने प्रकोपित होकर रक्त धातु को दूषित करना शुरू किया। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पित्त और रक्त दोनों समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए इन दोनों का संयोग हो जाएगा। अब वो क्यों? हम डेफिनेशन में पढ़ चुके, क्या क्या था इसके अंदर? गंध वर्ण में समान होते हैं, एक ही इनका स्थान होगा, तो इसलिए यहाँ तक आपको डेफिनेशन में क्लियर हो जाता है कि इन दोनों का संयोग हो जाएगा। निदान सेवन किया, पित्त प्रकोपित होगा, रक्त को दूषित करेगा, आपस में इनका संयोग हो चुका है। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? पित्त कैसा स्वभाव का? उष्ण स्वभाव का। पित्त है उष्ण स्वभाव का, तो इसकी जो उष्णता है या इसकी जो ऊष्मा है, अब ऊष्मा अग्नि है, ठीक है, अग्नि है। अब अग्नि के पास, जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि अग्नि के ऊपर अगर हम जमाया हुआ घी रखते हैं तो वो घी पिघलना स्टार्ट हो जाता है, पिघलेगा। अग्नि के ऊपर रखोगे, बस वही इसके अंदर होता है। वो अग्नि क्या है? पित्त। और घी को आप और धातुओं से कोरिलेट कर सकते हो कि जो भी धातुएं, कैसी? जो स्थिर धातुएं होती हैं, जो क्लेद वाली धातुएं होती हैं, मांस है, मेद है, इन धातुओं को ये पिघलाना शुरू करेगा। यानी कि पित्त इस मात्रा तक प्रकोपित है कि उसकी उष्णता से धातुओं का पिघलना शुरू हो जाएगा। अब धातुएं पिघल करके, जैसे पहले घी है वो सॉलिड फॉर्म में था,
हमने उसको अग्नि पर रखा, वो लिक्विड फॉर्म में आया। बस वही कंडीशन जो है धातुओं के साथ होगी। धातुएं सॉलिड फॉर्म में है, मास है, मेद है, ये उसकी पित्त की ऊष्मा से पिघल करके कैसे हो गई, द्रव धातु, द्रव रूप में हो गई ये धातुएं। अब ये जो द्रव रूप में धातुएं हो चुकी हैं, वो क्या करती हैं, वो क्या करेंगी, रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि कर देंगी। यानी कि हम एक तरह से ये कह दें कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है रक्त पित्त के अंदर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। क्या हुआ, पित्त की ऊष्मा से धातुएं पिघली, वो धातुएं पिघल करके, चाहे वो लिम्फ की हेल्प से, क्योंकि लिम्फ का जो है वो तो सब जगह होगा, लिम्फ की फॉर्म से एब्जॉर्ब हो करके कहाँ आ गई, ब्लड में आ गई, ठीक है, रक्त वाहिनियों में आ गई। अब ये रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो चुकी है। किसने की है रक्त की वृद्धि, पिघली हुई धातुओं ने, मांस आदि धातुओं ने वृद्धि की है। अब क्या होगा, ब्लड अमाउंट में बढ़ चुका है, कैपिलरी में या फिर ब्लड वेसल में तो उतनी जगह थी जितना ब्लड आ चुका है। अब यहाँ पर ब्लड इतना बढ़ जाता है कि वो बाहर फ्लो आउट होने लग जाएगा, वहां से निकलने लग जाएगा। तो इसलिए रक्त का ऊर्ध्व, अधः और समस्त रोमकूप, जितने भी रोमकूप हैं उनसे बाहर निकलना शुरू हो जाता है अगर रक्त की बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो चुकी है। और उसी को क्या कह दिया, रक्तपित्त। तो आयुर्वेद तो क्या मानता है, आयुर्वेद मानता है कि जो दूषित पित्त है वो रक्त को दूषित करेगा, रक्त को दूषित करके, और पित्त क्या कर रहा है, अपनी ऊष्मा से दूसरी धातु को पिघलाएगा, पिघलाएगा और क्या करेगा, रक्त की वृद्धि करेगा। इसने रक्त को दूषित तो किया ही है, साथ साथ रक्त की वृद्धि भी करी है। वृद्धि करके रक्त का ऊर्ध्व, अधः और सभी जहां भी जो रास्ता मिलेगा उसको बाहर निकलने का, क्योंकि अपनी स्किन के नीचे क्या है, कैपिलरी है, स्किन को क्या है, न्यूट्रिशन तो मिल रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, उनकी उनसे हो करके जो रोमकूप हैं, जो स्किन पर जो रोमकूप हैं, उनसे भी ब्लड बाहर आएगा, और उसको ही क्या बोल दिया, रक्तपित्त। तो ये है इसकी इजी सी संप्राप्ति, जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि रक्त का वॉल्यूम बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा, धातुओं के पिघलने से, ठीक है। फिर है इसके भेद। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रक्त पित्त के भेद बताइए, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, दोष को ना दे करके मार्ग को प्रायोरिटी दी जाती है रक्त पित्त के अंदर, ठीक है। तो 2 तरीके से भेद बताए जाते हैं, दोषानुसार 5 प्रकार का होता है, वातिक, पैतिक, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। और मार्ग के अनुसार आपको पहले कोई पूछ ले रक्त पित्त के प्रकार बताइए, तो आपको 3 ही बताने हैं, 5 नहीं बताने। हाँ, आपको डिटेल लिखनी है, आप सारा लिख के आइए, लेकिन मार्ग अनुसार रक्त पित्त 3 प्रकार का होता है। तो ऊर्ध्वक, ऊर्ध्वक जो होगा वो कफानुबंधी होगा। अधोग जो होगा, क्योंकि अधोग, अधोग जो निचला मार्ग है वो वायु के लिए बताया है, ऊपरी प्रदेश में कफ का स्थान है इसलिए कफ का अनुबंध होगा, जो अधा प्रदेश है उसमें वात का स्थान है इसलिए वातानुबंधी होगा। और उभयग रक्तपित्त, यानी कि उभयग कौन सा, जिसमें सभी रोमकूप से, यहाँ पे तो क्या है, नेजल ब्लीडिंग हो रही है, आई से हो रही है, ईयर से हो रही है, जितने भी ऊपर के रास्ते हैं उनसे ब्लीडिंग हो रही है, तो वो हो गया ऊर्ध्वग। यहाँ पर यूरिनल हो रही है, यूरिन के थ्रू हो रही है, या फिर एनल के थ्रू हो रही है, तो वो अधोग हो गया, उसमें वात का अनुबंध है, क्योंकि मूत्र और मल का जो निर्गमन है वो तो अपान वायु करवाती है। फिर उसके बाद है उभयग, सभी तरफ से निकल रहा है, यानी कि रोमकूप से भी निकल रहा है, तो उसमें वात और कफ दोनों का ही क्या होगा, अनुबंध। अब यहाँ पर पित्त क्यों नहीं लिया, पित्त तो रक्तपित्त में ही आ चुका है ना, उभयग रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त, ऊर्ध्वग रक्तपित्त, तो ये तो उसके नाम में ही आ गया, इसलिए यहाँ पर वात और कफ के अनुबंध के अनुसार, वापस रिपीट कर रही हूँ, वात और कफ दोष के अनुबंध के अनुसार वो अपना मार्ग चयन करेंगे। यानी कि अगर रक्त पित्त में कफ बढ़ता है तो ऊर्ध्वक रक्त पित्त होगा, वायु बढ़ी हुई होती है अधोग रक्त पित्त होगा, और दोनों ही बड़े होते हैं तो उभयग रक्त पित्त होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद है इसके लक्षण। लक्षण में जैसे भेद के अकॉर्डिंग अपन ने दोष के अनुसार देखे 5 प्रकार था, तो आपको वात, पित्त और कफ के पता होने चाहिए, द्वंद्वज और सन्निपातज तो फिर आप लिख ही दोगे। तो वातिक में जो रक्त, सबसे पहले रक्त पित्त में रक्त निकल रहा है, ठीक है, तो जो रक्त निकल रहा है उसके कलर के अकॉर्डिंग भी हम इनको भेद के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो वातिक में जो रक्त निकलेगा वो कैसा होगा, स्रावित रक्त का वर्ण कैसा होगा, श्याम, अरुण,
और फेन जो होते हैं, फेन या झाग बोले हम, वो किसकी वजह से होते हैं? वायु की वजह से होते हैं। तो जो रक्त निकलेगा वो कैसा होगा? सफेन, फेन युक्त होगा, पतला होगा। वायु की वजह से कैसा होगा वो रक्त? सांद्र ना होकर के पतला होगा और रुक्ष होगा। तो ये जैसा जो ब्लड निकल रहा है उस ब्लड को देख के भी हम भेद पहचान सकते हैं कि इसको वातिक रक्तपित्त है, पैत्तिक है या कफज है। तो अगर वो रक्त है वो श्याम और अरुण वर्ण का है, फेन युक्त निकला है, तनु है, रुक्ष है, तो वो वातिक रक्तपित्त है। ऐसे ही इसके अंदर कषायाभ यानी कि मल्टी कलर, कोई सा भी कलर हो सकता है, मल्टी कलर कषायाभ कलर का है, कृष्ण वर्णी है, बहुत ज्यादा कालापन लिए हुए है। अब बहुत ज्यादा कालापन लिए, कामला याद कीजिए। कामला में क्या बताया था? वो जो पित्त होता है वो क्या कर देता है? रक्त को जला देता है। तो पित्त की ऊष्मा से अगर वो पैत्तिक रक्त पित्त में वो थोड़ा बहुत अगर ब्लड जला हुआ होगा, वो कैसे निकलेगा? कृष्णवर्णी होकर के निकलेगा, गौमूत्र के समान। उसमें जो पीलापन लिए होगा, गौमूत्र कैसा होता है? पीलापन लिए होगा, तो गौमूत्र के समान भी हो सकता है। ग्रह धूम, अब ग्रह धूम से आपको क्या समझना है? अगर आप लोगों ने देखा हो, पहले चूल्हे पर रोटी बनाते थे तो जिसकी वजह से वो जो धुआं होता था वो धुआं घर की दीवारों पर जमा हो जाता था, काली दीवारें हो जाती थी धुएं की वजह से। तो उस धुएं को बोला गया है ग्रह धूम। अगर इतना काला रक्त निकल रहा है तो वो कौन सा होगा? पैत्तिक रक्तपित्त। अंजन सी आभा युक्त, जो अपन अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं, उसकी आभा युक्त होगा तो भी वो क्या कौन सा होगा? पैत्तिक रक्तपित्त। तो आपको याद रखनी है, ये इसी के लिए आए हैं। गौमूत्र समान, ग्रह धूम के समान, अंजन के समान, ये आपको तरह तरह के वर्ण के समान देखने को मिले तो आपको पहचान जाना है कि ये पैत्तिक रक्तपित्त है। फिर उसके बाद है कफज रक्तपित्त। कफज रक्तपित्त, अब कफ तो कैसा होता है? रक्तपित्त में नो डाउट दूषित पित्त बाहर निकल रहा है रक्त के साथ मिल करके, लेकिन कफ भी है तो कुछ ना कुछ अंश तो उसमें कफ का भी आएगा। तो वो कैसा होगा? जैसे यहाँ पर तनु निकल रहा था, यहाँ पर कैसा निकलेगा? सांद्र। जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? गाढ़ा होगा। किसके कंपैरिजन में? वात और पित्त के कंपैरिजन में। पांडुवर्ण होगा क्योंकि कफ भी है उसके अंदर। तो ऐसे नहीं होगा कि जो ब्लड है अपना कलर नहीं छोड़ेगा, लेकिन हल्का सा पीलापन या पांडुवर्ण लिए हुए होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जो भी मटेरियल बाहर निकल रहा है तो रक्त रेड कलर का या ब्लैक कलर का ना होकर के पूरा पांडुवर्ण ही निकल रहा है, नहीं, हल्का सा पांडुवर्ण लिए होगा, पिच्छल होगा, यानी कि सांद्र है तो चिपचिपा तो होगा ही नो डाउट, स्टिकी सा होगा, स्नेह युक्त होगा और कफ युक्त होगा। तो इजीली आप लोग पहचान सकते हो। आपको कुछ कुछ ही याद रखने हैं इसमें, जैसे यहाँ पर कलर याद रखना है, तनु याद रखना है, सफेन याद रखना है, यहाँ पर ये 3 याद रखने हैं, और यहाँ पर सांद्र, पांडुवर्णी, स्नेहयुक्त, जो भी आपको याद रखे। तो जो रक्त निकल रहा है, अब यहाँ पर भेद करने का क्राइटेरिया इनका क्या रहा? क्राइटेरिया था कि जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो किस तरीके का है, उसी बेस पर इन्होंने डिवाइड किया है वातज, पित्तज और कफज में। द्वंद्वज और सन्निपातज में समान लक्षण होंगे। फिर उसके बाद जैसे अपन ने 3 भेद पढ़े, किसके अकॉर्डिंग? मार्ग के अकॉर्डिंग। ऊर्ध्वक, अधोग और उभयस 3 पढ़े थे। तो ऊर्ध्वक में देखते हैं। अब ऊर्ध्वक में आप सोचिए, ऊर्ध्वक में कफ का अनुबंध ही क्यों हुआ? जब भी अपन वमन करवाते हैं पंचकर्म के लिए, तो जो दूषित कफ होता है, कफ स्वभाव तक किस मार्ग से निकलना प्रेफर करता है? ऊपर के मार्ग से। ठीक है, ये आप जानते हो सारी बातें। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो कफ की गति कभी नीचे की तरफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि कफ, क्लेदक कफ आमाशय तक ही आके खत्म हो जाता है, उसके बाद कफ का स्थान नहीं है। संधियों में आएगा वो छोड़िए, लेकिन आमाशय तक कफ का स्थान है। और वो कफ अगर दूषित है, साथ साथ क्या क्या दूषित है? रक्त और पित्त, यानी कि रक्त पित्त में अगर कफ का अनुबंध हो गया है, कफ बढ़ा हुआ है, तो वो बढ़ा हुआ कफ नीचे के मार्ग से ना निकल करके किधर से निकलेगा? ऊपर के मार्ग से। अब ऊपर के मार्ग में क्या क्या चीज आएंगी? कहाँ कहाँ से? जहां से ब्लड निकल सकता है, मुंह से निकल सकता है, ठीक है, दोनों ईयर से, दोनों आईज से और नोज से। ये इतनी तरफ से क्या है? जो 7 जो छिद्र बताए हैं ऊपर के स्थान में, सिर प्रदेश में जो भी 7 छिद्र बताए हैं, 2 आंख हो गई, 2 कान हो गए, 2 नोज वाले हो गए और एक माउथ।
इस तरफ से जो ब्लीडिंग होगी रक्त पित्त में, तो उसको आपको समझ जाना है कि ये ऊर्ध्वक रक्त पित्त है। ठीक है, तो ऊर्ध्वक रक्त पित्त में कफ का संश्लिष्ट होगा। कफ साथ में होगा तो ब्लीडिंग मुंह से हो सकती है, आंखों से हो सकती है, ईयर से हो सकती है और नोज से हो सकती है। अब उसमें कफ बढ़ा हुआ है। अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त में कौन होगा? कफ होगा। तो कफ होगा तो सारे लक्षण आपको, जो ब्लड निकलेगा उसके अंदर सारे ये लक्षण देखने को मिलेंगे। कैसा कैसा होगा? सांद्र होगा, स्निग्ध होगा, ठीक है, पांडुवर्णी होगा और सकफ रक्त की प्रवृत्ति होगी। ये इसके अंदर इजीली आपको याद रखना है। फिर आता है अधोग। अब अधोग में आपको पक्वाशय में वायु का स्थान याद रखना है। वायु का गमन किस तरफ से होता है? नीचे से होता है, चाहे वो गुदमार्ग से हो रहा हो, चाहे वो वेजाइना से हो रहा है, कैसे भी हो रहा हो, लेकिन वायु का है ऊर्ध्वगमन ना होकर के अधोगमन होता है। तो अगर इसमें वायु का संयोग हो गया है, वायु बढ़ी हुई है, तो वायु जो है वो दूषित रक्त को या दूषित पित्त को किधर से निकालेगी? एनल रीजन से। मेड से पेनिस के थ्रू भी ब्लीडिंग हो सकती है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। और जो ब्लड निकलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वो जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? यहाँ पर जो लिखा हुआ है श्याव होगा, यानी कि जो वातिक में पढ़े हैं आपने लक्षण वो सारे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। श्याव होगा, अरुण होगा, तनु होगा और फेनिल होगा। ये रही इसके लिए सिंपल सी बात। फिर है इसकी साध्य साध्यता। तो उभयज में रोमकूप भी आपको ऐड कर देने हैं, बाकी ये भी ऐड होंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा और हटके बता देती हूँ, आप चरक पढ़ोगे वहां आपको देखने को मिलेगा। रक्त पित्त में जब भी चिकित्सा की बात करते हैं, आचार्यों ने रक्त पित्त में चिकित्सा कैसी बताई है? प्रतिद्वंद चिकित्सा बताई है, सॉरी प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा बताई है। प्रतिमार्ग हरण यानी कि विपरीत मार्ग से चिकित्सा करनी है। जैसे कि आपको ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, तो रक्तपित्त में आपको रक्तपित्त को नहीं छोड़ना है, यानी कि इसमें हो क्या रहा है? दूषित पित्त है। अब आप खुद सोचिए, अपने आयुर्वेद में पित्त की बेस्ट चिकित्सा क्या है? विरेचन। ठीक है, पित्त की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? विरेचन कर्म करवाना है आपको। और विरेचन तो गुद मार्ग द्वारा ही होगा, अधोग मार्ग से तो करवा नहीं सकते। ठीक है, अब ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, साथ साथ आचार्य क्या कह देते हैं? प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका भी लॉजिक है। इसका ये लॉजिक है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त में ब्लीडिंग हो रही है, कहाँ से होगी? ऊपर वाले मार्ग से हो रही है। तो आप जो औषध दे के दूषित पित्त को बाहर निकालोगे तो वो प्रति मार्ग, दूसरे मार्ग से ही निकालोगे ना, क्योंकि ऑलरेडी इस मार्ग से, यानी कि ऊर्ध्वक मार्ग है, जैसे मुख से ही मान लेते हैं, मुख से तो ब्लीडिंग हो ही रही है, उस तरफ से आप दूषित पित्त को बाहर नहीं निकाल सकते, तो आपको बाहर निकालना है इसको गुदा मार्ग द्वारा। तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में आप विरेचन दे दोगे तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त तो कैसा हो जाएगा? साध्य। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ऊर्ध्वक रक्तपित्त कैसा होता है? साध्य, क्योंकि विरेचन पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो आप ऊर्ध्वक रक्तपित्त में ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर की तरफ से आपको चिकित्सा देनी है, प्रतिमार्ग अपोजिट मार्ग से उसको बाहर निकालना है, तो ये तो हो जाएगा साध्य। ये आप लिख लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। अब आते हैं अधोग पर। अब हो तो रक्तपित्त रहा है, मेन जो इनिशियल कॉज है वो तो दूषित पित्त है। फिर वापस से बात करते हैं, पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन। लेकिन अधोग रक्तपित्त में ब्लीडिंग हो रही है जिस उस मार्ग से जिससे अपन को विरेचन देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? हम विरेचन दे नहीं सकते क्योंकि हमें देनी है प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा। तो यहाँ पर हम क्या देंगे उसको? यहाँ पर हम देंगे वमन के थ्रू उस दूषित पित्त को हम बाहर निकालेंगे। अब वमन के थ्रू दूषित पित्त को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। प्रतिमार्ग में तो दो ही चिकित्सा तो हो गई, वमन और विरेचन। आप इसमें विरेचन इजीली दे सकते हो, लेकिन यहाँ हमें विरेचन ना दे के हमें क्या देना पड़ेगा? वमन देना पड़ेगा। लेकिन वमन तो पित्त की चिकित्सा है ही नहीं, वो तो उतने ही पित्त को बाहर निकाल सकता है जितना आमाशय के अंदर होगा, और नीचे की तरफ पक्वाशय की तरफ जो दूषित पित्त होगा उसको बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसलिए अधोग रक्तपित्त क्या होगा? याप्य होगा। यानी कि अगर आप चिकित्सा करते रहे, उस दूषित पित्त को टाइम टू टाइम बाहर निकालते रहे तो ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, आपको एक बार बाहर निकाल दिया, आप ठीक हो गए, लेकिन यहाँ आपको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसीलिए अधोग रक्तपित्त कैसा होता है? याप्य होता है। और अगर
यही जो रक्त पित्त है वो उभयज हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना तो आप वमन दे सकते ना ही आप विरेचन दे सकते, उसमें ब्लीडिंग जो हो रही है वो दोनों मार्ग से हो रही है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। अब देखिए जो रक्त पित्त एक दोष से अनुगत होता है, चाहे वो वातज हो, पित्तज हो और कफज हो, तो वो कैसा होगा, साध्य होगा। एक मार्गज हो, एक मार्ग से निकल रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने साध्य यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन केवल ऊर्ध्वक रक्त पित्त कैसा होगा, साध्य होगा। बाकी अधोग तो कैसा होता है, याप्य होता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और नूतन रक्त पित्त कैसा होता है, साध्य होता है। अभी नवीन ही हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो भी कैसा होगा, वो साध्य होगा। असाध्य कौन कौन सा होगा, जो तीनों एक साथ हो गए हों। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या। तीनों दोषों से अनुगत होगा तो कैसा होगा, असाध्य होगा। अब यहाँ पर इन्होंने उपमा दी है, यकृत और पक्व जम्मू फल के समान वर्ण वाला रक्तपित्त आ रहा है, यानी कि जो रक्त निकल रहा है वो यकृत के समान या पके हुए जम्मू फल के समान जो रक्त निकल रहा है वो भी कैसा होगा, असाध्य होगा। दो दोषों से अनुगत हो तो कैसा होगा, याप्य होगा। ये है रक्तपित्त, जिसमें आपको याद क्या रखना है, इसकी संप्राप्ति याद रखनी है और इसके भेद याद रखने हैं, लेकिन मार्ग अनुसार। बाकी तो सब इजी है। क्या है, इसके जो निदान है वो पित्त के समान ही है। रक्त पित्त अपनी डेफिनेशन है, अपने नाम से ही क्लियर कर देता है। दूषित रक्त होगा या दूषित पित्त है वही रक्त पित्त है, तो डेफिनेशन आपको नाम से क्लियर हो जाती है। निदान में आपको पित्त वाले निदान लिखने हैं। पूर्व रूप में आपको छोटे मोटे वो सिम्टम लिखने हैं जिसमें पित्त की वृद्धि होना स्टार्ट हुआ ही है। फिर उसके बाद संप्राप्ति में आपको याद रखना है कि धातुएं वो पिघलना शुरू होकर के रक्त की वृद्धि करती हैं। भेद हो गए। भेद में आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ब्लड निकल रहा है वो कैसा है, कलर कैसा है उसका, फेन युक्त है या सांद्र है, उसके अकॉर्डिंग इनके दोष के अकॉर्डिंग भेद किए गए। ऊर्ध्वक और अधोग में आपको याद रखना है कि ऊर्ध्वक में कफ का संयोग होगा, अधोग में वायु का संयोग होगा, तो कफ और वात के अनुसार आपको वहां पर वो बता देना है। फिर प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा, ये जो मैंने आपको बताया है ये आप लोगों को पढ़ना है चरक निदान से, वहां पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आएगा अपन नेक्स्ट क्लास में वापस बात करेंगे, लेकिन आपको ये चरक निदान के अंदर से पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा वाला। फिर इसकी साध्य साध्यता की बात करी तो ये